Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter kinetic theory और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल. ठीक है, सो आज का लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल बेस है. थियरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ खत्म होने के साथ में ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अ वेसल ऑफ वॉल्यूम A vessel of volume contains an ideal gas at 300 Kelvin and pressure 200 kilopascal. The gas is allowed to leak till the pressure falls to 125 kilopascal. Calculate the amount of gas in moles leaked assuming that the temperature remains constant. ठीक है, तो क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स जो इस प्रोसेस में क्या हुए हैं, लीक हुए हैं. ठीक है, सो बताओ कैसे कर सकते हैं हम लोग इस सवाल को. तो ये देखो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर लेते हैं, दो बार मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और डिफरेंस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं और हमें नंबर ऑफ मोल्स जो लीक हुए हैं वो मिल जाएंगे. अब देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में एन बराबर पीवी अपॉन आर टी के बेसिस पर ये सवाल हमारे पास में बनता है. ठीक है, अब यदि मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे डेल्टा एन चाहिए, तो डेल्टा एन का मतलब आ जाएगा N1 माइनस का N2. अब यहां पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ देखो क्या हो रहा है, वेसल का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर क्या दिया है उसने, कांस्टेंट, मतलब क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है. तो आप लिखोगे P1 V अपॉन आर टी माइनस P2 V अपॉन आर टी. तो यहां पर आपके पास में डेल्टा एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, V अपॉन आर टी और P1 माइनस का P2. बोलो यस और नो, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा एन बराबर V क्या है, वॉल्यूम है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाई R. R आपका 8.3 आएगा ऐसा यूनिट में. T इज द टेम्परेचर विच इज कितना दिया है, 300 केल्विन. और यहां पर अब आपको चाहिए P1 माइनस P2. तो P1 माइनस P2 क्या है, देखो प्रेशर कितना आ रहा है, 200 किलो पास्कल से 125 किलो पास्कल, मतलब आप लिख सकते हो 75 किलो के लिए बेटा 10 टू द पावर 3. अब यहां पर पास्कल की मुझे देखनी है, पास्कल कैसी यूनिट है. तो बेटा पास्कल 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बचती है. सो अब यहां पर यदि मैं सॉल्व करता हूं तो डेल्टा एन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, देखो 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर 3 खत्म. ओके, 75 इंटू 8 कर लो और लगभग यदि मैं बात करूं तो 8.3 से इसको एक ही बार काट लो डायरेक्ट, 3 से इसको 25 बार काट लो, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मींस यू आर गेटिंग 0.4. सॉरी 0.4 नहीं बेटा, सॉरी, ये आएगा 0.25 है ना, 0.25 मोल्स. दैट इज माई आंसर. ध्यान रखने वाली चीज क्या है, क्या यहां पर आपने सीखा, आपने यहां पर बस एक मेन चीज सीखी कि 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो काम की चीज है, आपको सवालों में बहुत जगह कहीं पर भी देखने को मिल सकता है. सो आपको सचेत रहना है और सवालों को करना है. देखो सवाल बहुत ही आसान होते हैं बशर्ते आप उन्हें अपने मन से डिफिकल्ट ना बनाएं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. ये तो सिर्फ फिजिक्स का फोबिया होता है जो आपके क्वेश्चंस को क्या कर देता है, डिफिकल्ट बना देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड मेटल जार ऑफ वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल एंड टेम्परेचर 400 केल्विन. देखो पहले केस में क्या किया है, ऑक्सीजन गैस का नाम दिया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मॉलिक्यूलर वेट की रिक्वायरमेंट हो. वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है. द जार हैज अ स्मॉल लीक इन इट. अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लग रहा है, लीक की बात चल रही है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज दिस. ओके, फाइंड द मास ऑफ द गैस दैट लीक्स आउट बाय द टाइम द प्रेशर एंड द टेम्परेचर इनसाइड द जार इक्वलाइज विद द सराउंडिंग. बोलो ये कैसा टाइप का सवाल हो गया, क्या ये पहले जैसा ही सवाल है?
बस आपको क्या लिखना है, डेल्टा एन बराबर N1 माइनस का N2, यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और सिंस आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट मालूम होता है तो वहां से आप इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो एन बराबर क्या आया था, पीवी अपॉन आर टी, तो आप लिखोगे क्या, P1 V अपॉन आर T1 माइनस P2 V अपॉन आर T2। क्यों, देखो दो टेम्परेचर है और दो प्रेशर है सवाल में, तो आपके पास में बचेगा V बाई आर कॉन्स्टेंट और P1 अपॉन T1 माइनस का P2 अपॉन T2। बोलो यस और नो, क्या सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। सो इट इंप्लाइज डेल्टा एन बराबर जो आएगा आपके पास में V बाई आर, V इज द वॉल्यूम 10 टू द पावर -1 अपॉन आर आपने 8.3 लिख दिया इंटू P1। पहले केस में प्रेशर कितना है बेटा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5, और उस समय आपका टेम्परेचर है बेटा 400 केल्विन, माइनस जब अगली बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10 टू द पावर 5 अपॉन 300 केल्विन। ठीक है, देख लो सवाल के अंदर में डेटा कैसे चल रहा है, क्या यही डेटा आएगा, कोई परेशानी। नाउ अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे कैसे, देखो 10 टू द पावर 5 को देखोगे तो देखो 2 0 से ये बेटा 3 बचेगा, ये भी 3 बचेगा, इसको यदि मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा एन विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 8.3 इनटू ये बचेगा कितना बेटा, 1.5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 3/3 मतलब 1 हो गया, ये तो सीधा सीधा, सॉरी बेटा 1/3 बचेगा, ये तो 10 टू द पावर 3 में था, है ना। तो अब इसे सॉल्व करना है एलसीएम लेके। सो आपके पास में आएगा डेल्टा एन बराबर 100 डिवाइड बाई 8.3, तो कितना आएगा, लगभग यदि मैं करता हूं 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है, लगभग 12 मान लेता हूं। देखो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके दे रहा हूं बस आपको, इनटू, और यहां पर एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4 3 12, तो ये आएगा 3 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आएगा 4.5 माइनस का 4। सो देखो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल कर लो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बच गए कितने, 0.5, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड, कितना है 0.5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझसे पूछा गया फाइंड द मास ऑफ द गैस, तो मास कैसे निकालेंगे, तो ये आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास आएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पर है आपके पास में 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना लोगे ऑक्सीजन के लिए, बताओ फटाफट से, कितना आएगा 32, और व्हाट, पूरा डेटा आपने एसआई सिस्टम में सॉल्व किया है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 32 ग्राम है, या 32 इंटू, वही देखो जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, कोई किसी ने रोका नहीं है यहां पर, लेकिन जनरली हम लोग इस वे में यदि सॉल्व करता हूं तो ये आपके पास में बचेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं कहीं कोई पावर का मिस्टेक तो नहीं है, उसको बस एक बार जरूर चेक कर लो। मीटर क्यूब, पास्कल, कैल्विन, बाकी सारा डेटा तो मेरे पास में सही आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, तो मेरे पास में, अरे हाँ, तो आंसर आ जाएगा कितना, 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है, 0.5 इंटू 32, तो 16 ग्राम मेरे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू बी ओबे एन एडिशनल लॉ P बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब देखो ऐसे टाइप के जो सवाल है ना, ये आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहां पर, थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन अभी यहां पर भी एक क्वेश्चन दिया गया तो उसको हम लोग डील करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ P बाई वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, द गैस इज इनिशियली एट अ टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन इट एक्सपांड्स टू अ वॉल्यूम 2V। ठीक है, ये सवाल है। सवाल में क्या बोला गया कि देखो जो गैस है, आइडियल गैस जो हमारे पास में होती है वो फॉलो करती है PV बराबर का NRT, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन इसने क्या बोला है, एक एडिशनल लॉ
दैट इज P बाई वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो मैं C मान लेता हूं, इसे भी वो फॉलो कर रही है, मतलब P बराबर C इंटू वी स्क्वायर। ये एक और लॉ है जिसे वो आइडियल गैस क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो मैं बोला ठीक है। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो आइडियल गैस के लिए यदि P की वैल्यू को उठा के यदि मैं यहां डाल देता हूं तो ये बन जाएगा CV स्क्वायर इंटू वी बराबर NRT। तो यहां से मेरे पास में जो रिलेशन आएगा वो आएगा C इंटू वी क्यूब बराबर NRT। तो बेटा यहां से आएगा वी क्यू बराबर NR अपॉन C इंटू टी। सो वी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलो यस और नो? वी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये अब हमारे पास में नया लॉ हो चुका है। अब ऐसा मत कर देना, नहीं तो पता लगा आपने क्या कर दिया, सर V1 अपॉन P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, P प्रेशर दिया नहीं तो उसको भूल जाओ। तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 नहीं करना, यहां पर ये दी हुई है कंडीशन, तो इसको भूलना नहीं है। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो मेरे पास में क्या सिचुएशन आएगी, V1 का क्यूब डिवाइडेड बाई V2 का क्यूब बराबर T1 डिवाइडेड बाई T2। तो सब एज पर द गिवन कंडीशन, पहले टेम्परेचर T और वॉल्यूम V है, तो मेरे पास में आ जाएगा V क्यूब डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई। अब क्या बोला गया है, जब आपका वॉल्यूम 2V हो जा रहा है, मतलब 2V का पावर 3 अपॉन में इसे मैं T डैश मान लेता हूं। सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, V से V कटेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8T। तो बेटा T डैश का आंसर आ रहा है यहां पर 8T। T डैश का आंसर कितना आ रहा है, 8T आ रहा है, मतलब ये वाला आपका करेक्ट आंसर यहां पर मिलेगा। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। यदि यहां पर कभी आपको सवाल पूछे कि एक एडिशनल लॉ फॉलो कर रहा है, तो बेटा ध्यान रखना आपको इस एडिशनल लॉ के बेसिस पर ये कैलकुलेशन यहां पर करनी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आ गया, हाँ। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ P बराबर P नॉट माइनस का ए स्क्वायर। उन्होंने बोला है P बराबर क्या है, P नॉट माइनस का ए वी स्क्वायर। ये आपके पास में क्या है, एक लॉ है। ओके, पी नॉट एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट, पी नॉट और ए क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन्ड बाय द गैस, फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन्ड बाय द गैस। आपको फाइंड करना है टेम्परेचर, और इसमें बोला गया है मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है ये कुछ मिनिमम मैक्सिमा की तरफ आपको लेके जा रहा है। और जब सवाल मिनिमम मैक्सिमा की तरफ चलता है तो आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, उसे इक्वल टू जीरो करना होता है। लेकिन यहां पर सवाल टेम्परेचर की मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, मतलब आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि यहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सो हाउ विल यू डील विद इट? तो हम लोग जानते हैं पीवी बराबर है आपका एनआरटी, तो मैं पी को लिख सकता हूं एनआरटी अपॉन वी। तो देखो यहां पर कुछ मुझे मिलने लग गया, एनआरटी अपॉन वी बराबर पी नॉट माइनस का ए वी स्क्वायर। सो यहां पर ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे पास में मिलते हुए नजर आ रहा है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, v से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो nRT विल बी इक्वल्स टू पी नॉट वी माइनस का ए वी क्यूब, और यहां पर t विल बी इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन एन आर इंटू वी माइनस का a अपॉन एन आर इंटू वी क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि टेम्परेचर को मैक्सिमम करना है, और टी की जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वी के वेरिएबल के फॉर्मेट में, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। मतलब यदि टेम्परेचर को मैक्सिमम होना है तो बेटा डी टी बाई डी पी शुड डी वी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या, मतलब यह है कि लेफ्ट वाली टर्मिनोलॉजी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और राइट वाली का विद रिस्पेक्ट टू वी, या मैं बोलूं पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको तो लिखा जाएगा डी टी अपॉन डी वी बराबर, इसमें देखो v का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो यहां पर मिलेगा पी नॉट अपॉन एन आर माइनस ए अपॉन एन आर, तो आपको एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन वी क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा बेटा 3v स्क्वायर बराबर है। अब टेम्परेचर को मैक्सिमम होने के लिए इस टर्मिनोलॉजी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इसको जीरो करते हैं,
तो इसको जब मैं जीरो करूंगा तो मेरे पास में आएगा कितना बेटा, पी नॉट अपॉन एन आर माइनस, इसको देखते हैं कितना लिखा था, ए अपॉन एन आर, ए अपॉन एन आर और 3v² शुड बी इक्वल्स टू 0। लेके आ जाओ अगले स्टेप पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3av² अपॉन एन आर बराबर पी नॉट अपॉन एन आर। तो देखो बेटा यहां पर पी नॉट से पी नॉट को काट दीजिए भाई, पी नॉट एन आर से एन आर कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, v² विल बी इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन 3a। सो यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, अंडर द रूट ऑफ पी नॉट अपॉन 3a। तो ये तो आपको वॉल्यूम मिला है, ये आपको क्या मिला है, वॉल्यूम मिला है। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू का क्या करूं मैं, अब इस वैल्यू को उठा के वापस से टेम्परेचर की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जैसा ही आप करेंगे तो टेम्परेचर की इक्वेशन यहां पर है, तो पहले इक्वेशन को मुझे लिखना पड़ेगा, और इक्वेशन है बेटा T बराबर पी नॉट अपॉन एन आर इंटू वी मतलब अंडर द रूट ऑफ पी नॉट अपॉन 3a माइनस था a अपॉन एन आर वी क्यू। तो आप लिखोगे a अपॉन एन आर और वी क्यू था कि टी क्यू था, वी क्यू सॉरी। तो v की जगह पे आप लिखोगे पी नॉट अपॉन 3a का रूट है और पावर में 3 है, तो पावर आ जाएगी बेटा 3/2। दैट्स द वैल्यू। कितना आ रहा है, पी नॉट अपॉन एन आर अंडर रूट पी नॉट अपॉन 3a, a अपॉन एन आर पी नॉट अपॉन 3a द होल पावर 3/2। अब इसके आगे सॉल्व करना है तो देखो कुछ चीजें आपको कांस्टेंट कॉमन निकालनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, तब जाके बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखते हैं हम लोग बेटा। यहां पर देखो ये पी नॉट और ये पी नॉट मिला के पावर बनाएंगे 3/2, ठीक है। तो T बराबर यहां पर आपको पी नॉट की पावर 3/2 मिल गई। एनआर दोनों में भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए एक और चीज क्या हो रही है, ये √3a है और यहां पर यदि मैं देखता हूं तो a से a कट जाएगा भाई, ये अंदर आएगा स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ये भी √a बचेगा। तो मैं बेटा √a को बाहर ले सकता हूं, तो यहां बचेगा अंडर द रूट ऑफ 1/3 माइनस, और यहां कितना बचेगा, यहां पे देखो a तो चला, a बच गया अभी भी है ना, नहीं a तो कट गया, nr जा चुका है, पी नॉट जा चुका है, तो ये बचेगा 1/3 तो √3 को भी कॉमन ले लो, तो t बराबर आएगा पी नॉट की पावर 3/2 अपॉन एन आर अंडर द रूट ऑफ 3a, और यहां बचेगा 1 माइनस 1/3। अरे सही हो रहा है, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। तो t का जो आंसर आएगा वो आएगा 2p नॉट की पावर 3/2 अपॉन 3√3 nr√a। आई एम गेटिंग दिस आंसर। अब यहां पर आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसके आगे पूरा खेल एडजस्टमेंट का है। कैसे कि देखो मैं ऐसा कर सकता हूं कि पी नॉट में से एक रूट को हटा के साइड में ले लूं, मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इस आंसर को कैसे, 2p नॉट अपॉन 3nr, जो सिंपल डेटा था उसको ऐसे ले लिया और अंडर रूट के अंदर मैं ऊपर से पी नॉट बचा दिया और नीचे से 3a बचा दिया, तो ये एकदम फाइनल आंसर आ गया। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, यस बेटा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। सर पर क्या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, किसी ने रोका नहीं है। हाँ भाई, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन दी हुई है। तो आरएमएस स्पीड तो आप जानते हैं P बराबर होता है 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। तो यहां से देखिए CRMS का फॉर्मूला कितना आएगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ 3p डिवाइडेड बाई रो। तो बेटा अंडर द रूट ऑफ 3 इंटू पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर 1 atm, और 1 atm प्रेशर का मतलब होता है 1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो इज द डेंसिटी दैट इज 1.25। बोलो यस और नो। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको डेटा को पुट करो और सॉल्व करो। तो 1.25 से 3 में डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.325। तो मैं मान लेता हूं 300 डिवाइडेड बाई 125, 125 दो बार जाएगा 250, 50 बच गया, जीरो बढ़ गया,
तो 2.4, तो बेटा ये आएगा अंडर रूट के अंदर में 2.4 इंटू 10⁵, तो एक जीरो को एडजस्ट कर लो, तो यहां पर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 24 इंटू 10⁴। तो मैं इसको यदि अप्रोक्सीमेटली 25 मान लेता हूं तो ये आएगा 5, और यहां से 2 जीरो तो 500 मीटर पर सेकेंड। दैट इज माई अप्रोक्सीमेट आंसर। तो 500 से थोड़ा सा छोटा मान लो, मतलब 4.9 ले लो, तो 490 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने का तरीका है, एकदम आसान होती है, कोई डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर 27 डिग्री। अब बताओ, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, डेटा ही नहीं दिया है, कुछ डेटा दिख रहा है, सीधा बोला है फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर दिस। अब पिछले सवाल में क्या हो रहा था, टेम्परेचर, डेंसिटी और ये तमाम चीजें दे रखी थी। अब क्या करें, कुछ नहीं है बेटा, आपको आरएमएस स्पीड का दूसरा फॉर्मूला लगा देना है, अंडर द रूट ऑफ 3RT अपॉन m0। सो बेटा कितना आएगा, अंडर रूट 3 इंटू 8.3 इंटू टेम्परेचर 27, मतलब 300 केल्विन। और मॉलिकुलर वेट, अब देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 या 32, 16 या 32, 32। पहले भी बता चुका हूं लेक्चर में, और ये ग्राम में होता है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो 32 इंटू 10⁻³ अब यहां पे अगेन वही सेम टाइप ऑफ डेटा वैसा बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अब मैं काम करता हूं, यहां से आगे की कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ दूं क्या, ताकि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। इसका जो आंसर आएगा वो आने वाला है 483 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वही आ रहा है ना। हाँ, पिछले सवाल में 490 आया था, इसमें 483 आया है। अरे हाँ भाई, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ स्मोक पार्टिकल्स ऑफ मास दिस इन दियर ब्राउनियन मोशन इन एयर एट एनटीपी। और यहां पर बोला क्या गया है, के बराबर दिस 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 दिस, यहां पर दिया गया है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ स्मोक पार्टिकल्स ऑफ मास दिया गया है डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, देखो स्मोक पार्टिकल के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम नहीं है, इसका मतलब आप 3RT अपॉन m0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। यहां लगेगा CRMS बराबर अंडर द रूट ऑफ 3kBT अपॉन स्मॉल m। 3 तो ये रहा, KB 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना दिया गया है, ओके 273 केल्विन डिवाइडेड बाई m कितना है 5 इंटू 10⁻⁻17 kg। पहले तो मुझे ये देख के बताओ क्या मैंने ये सब कुछ सही लिखा है। सर ये एनटीपी का मतलब क्या है, देखो एनटीपी का मतलब हमारे यहां पे क्लियर है, एसटीपी लिखा हो, एनटीपी लिखा हो, सब जगह आपको क्या करना है, प्रेशर बराबर 1 atm लेना है और टेम्परेचर बराबर 273 केल्विन लेना है, ठीक है, ओके। हमारे लिए एसटीपी एनटीपी दोनों सब कुछ सेम है, हो सकता है आप कुछ और अलग पढ़े हो। मैं बोल रहा हूं प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन। पहला सवाल एसटीपी पे था, इस बार कहां पर है, एनटीपी पर है। पहले भी हम लोग कर चुके एक क्वेश्चन, वहां पर एनटीपी पे डेटा था, यहां पर एसटीपी पे डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल वैसा ही करना रहेगा। नाउ यू विल हैव टू सॉल्व दिस डेटा। देखो यहां पर इन चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखा चुका हूं, अलग से स्पेशल लेक्चर लिया जा चुका है उस पर। अब यहां पर आपको सिर्फ पूरा डेटा पुट करके दे दूंगा हूं, फॉर्मूला आपके सामने, यदि फॉर्मूला नहीं, देखो फिजिक्स में देखो यही है आपका, मेडिकल में एंट्रेंस में क्या होता है, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद है तो आप सवाल कर पाएंगे। हाँ, अब यहां पे जाके कैलकुलेशन में अटकेंगे तो कैलकुलेशन आपकी तभी फास्ट होगी जब आप बहुत सारे सवालों की कैलकुलेशंस को खुद से ट्राई करेंगे। खुद से जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपके आंसर्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब जैसे देखो मैं यहां पर एक रफ कैलकुलेशन यदि करने की कोशिश करता हूं, मान के चलो, तो रफ कैलकुलेशन में किस हिसाब से सोचूंगा, मैं सोचूंगा देखो -17 से पहले तो -23 उड़ाऊंगा तो -6 बचेगा यहां पर, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो ये 5 है, ये 3 है, ये 1.38 है, ये 273 है, तो मैं क्या करता हूं 275 मान लेता हूं इसको अप्रोक्सीमेटली। तो 25 और 2 5, ये 55 बचा दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर 55 हो गया, 55 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 55 इंटू 3, 50 इंटू 3 करते तो 150 आता, और 15 165 आ जाएगा। 165 इंटू 1.38 करना है आपको, 165 इंटू 1.38, तो 165 तो 165 एक बार तो हो ही जाएगा, और 16 32 होते 48 16 64, तो लगभग 65 और ऐड कर लो यहां पर,
03 230, लगभग 230 के आसपास ये पहुंच गई गाड़ी। कहां पहुंच गई? 230 के आसपास। मैंने पूरी कैलकुलेशंस रफ टाइप में करी हुई है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो लगभग 2 जीरो को यदि मैं इसके साथ में उड़ा देता हूं तो पॉइंट, कुछ ज्यादा छोटा डेटा नहीं हो गया क्या? हाँ ठीक है, ओके। तो मेरे पास में ये जो डेटा आ रहा है वो 230 आ रहा है। तो ये 230 सर कहां से लेके आ गए आप? मैंने क्या किया, 165 आया, 165 वन 165 और इसको 40 को 4 मान लिया तो 65। ओके, 165 गुना 200, 330, 330 और 330 कितना हो गया? 330 और 330 660 बराबर। और एक पॉइंट का भी तो असर है, तो 65 66 रह गया, तो मैंने 65 को उसमें ऐड कर लिया, तो वो 230 अप्रोक्सीमेट मेरे पास में आ गया। अब इसका मुझे क्या लेना है? रूट लेना है। तो 4 चौका 16, 55 25, तो 4 और 5 के बीच में कहीं तो भी रूट आते हुए नजर आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो 15 15 225 है ना, तो लगभग 15 मान लो इसका रूट। तो रूट में आएगा 15 और इनटू में आएगा कितना? 10 टू द पावर माइनस का 3। सो यू विल बी गेटिंग 0.015 मीटर पर सेकेंड। अभी भी डेटा में कुछ तो भी परेशानी है, इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये किलोग्राम में दे रखा है, ये सब कुछ डेटा प्रॉपर दिया गया है, टेम्परेचर 273 सब कुछ सही है। तो 0.015 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यू जस्ट चेक इट आउट वन मोर टाइम कि कहीं हमारा पॉइंट तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 0.015 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर राइट नाउ वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल से 0.040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बार जो एनर्जी दे रखी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। हालांकि अब देखो मैं यहां पर बता दूं, जहां से अभी सवाल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इस दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में आपको दिया हुआ ना हो। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एयर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपको पता है, तो बताओ कैसे करोगे? तो यहां पर बोला गया एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको टोटल काइनेटिक की एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब वो कितनी होती है? 3/2 KB इंटू 3। अब ये कितनी दे रखी है बेटा? 0.04 बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल बराबर 3/2 इंटू केबी कितना है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 इंटू टेम्परेचर बराबर। अब क्या बच गया इसमें बताओ? अब सिर्फ सॉल्व करना भर बाकी है। सवालों में यही होता है, सवाल सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन में जाके बस आप कहीं ना कहीं फंसते हो और बाकी कुछ भी नहीं है। तो टी बराबर कितना आएगा देखो? 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 और इंटू आएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाई आएगा 3 इंटू 1.38। ठीक है, नाउ अब मैं कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकता हूं, क्या कट हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसको देखो बस। यदि मैं इसको 1.4 मानता हूं, 14 28 14 42 4.2 आ जाएगा। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मैं इसे मान लेता हूं 4.2। अब देखो इस पॉइंट से ए वाले पॉइंट को खत्म कर लो, है ना। एक और कुछ तो भी गड़बड़ी है, हाँ 10 टू द पावर माइनस 23 वाला बेटा, 10 टू द पावर माइनस 23 भी तो बाकी है, तभी मैं बोलूं जीरो इतनी कैसे कम रह गई। नाउ अब मेरे पास में जीरोज का एडजस्टमेंट करना है, तो इसको इससे काटोगे तो कितनी बचेंगी? 10 टू द पावर प्लस 4 में जीरो, इस पॉइंट को हटा लो तो यहां पर बच जाएंगे बेटा 10 टू द पावर 20, मतलब 100 बचा है साइड में, है ना। तो अब देखो ये क्या हो गया? 16 4 और 2, 4 दूना 8, 16 8 और 16 16 अट्ठे, सर टेबल मत पूछो बा, है ना, कोई बात नहीं। 128 डिवाइडेड बाई और ये है आपका 42, तो लगभग मैं 42 इंटू 3 काट लेता हूं, लगभग 3 काट लिया और यहां पर 300 केल्विन के आसपास का आंसर मुझे मिल रहा है। इस बात को ध्यान रखना, मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला है, क्योंकि देखो इसके बाद में यहां पे पॉइंट लग के सॉल्व होगा वो, एक्चुअली मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सीधा 3 बार कट कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पे। वैसे कई लोग सोचते तो होंगे ना, सर आप तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर देते, हम तो अटक जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, एग्जामिनर भी आपके साथ में ऐसा ही डेटा देगा ताकि आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाए।
मैं भले यहां पे रफ डेटा रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए वो आपके आंसर के बहुत ही क्लोजेस्ट होगी। यदि आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, लगभग 310 केल्विन के आसपास आंसर आएगा, या 310 नहीं 308 309 के आसपास में आंसर आएगा आपके पास में। सॉल्व करके देखना आप, वही मिलेगा पिछले सवाल का आंसर। हाँ, मैंने 300 लिख दिया क्योंकि मैंने आगे पॉइंट के बाद में डिवाइड किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है एक जीरो लगेगी 200 हो जाएगा, बराबर है, और फिर एक जीरो बढ़ेगी और उसके बाद में डिवाइड करूंगा, तो लगभग 8 या 9 बार जाएगा डिवाइड, तो 308 309 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। सो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कंसीडर अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन, फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय अ मॉलिक्यूल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके, बताओ सवाल में क्या बोला गया है, एवरेज टाइम। यदि एवरेज टाइम बोल रहा है मतलब आपको टाइम शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, तभी आपको एवरेज टाइम मिलेगा। ध्यान रखिए, ये इन सवालों के कॉन्सेप्ट है, सीधा काइनेमेटिक्स के हिसाब से मत चल जाना। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब एवरेज स्पीड हो गई, तो टाइम भी यहां पर एवरेज के लिए बात कर रहे हैं, मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सर? वो तो हमें याद ही नहीं है। अब यही तो गड़बड़ी है ना। तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, याद करो, अंडर द रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम नॉट होता है। यदि मैं आरएमएस स्पीड बोलता हूं तो 3 RT अपॉन एम नॉट आता है। यदि मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलता हूं तो 2 RT अपॉन एम नॉट आता है। ये फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्जाम कौन देने जाने वाला है? आप लोग। तो फॉर्मूले किसको याद होने चाहिए? आपको होने चाहिए। सर गलत बात है, फॉर्मूले तो आप याद करो, हम काहे को करेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं सोच रहे। चलो कोई बात नहीं, जो भी सोच रहा है। अब मेरे को यहां से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या मुझे एवरेज स्पीड मिल जाएगी और एवरेज टाइम चाहिए, मतलब डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, क्या बोला गया है? द फाइंड एवरेज टाइम टेकन बाय अ मॉलिक्यूल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब टी एवरेज कितना आएगा बेटा? 2R डिवाइडेड बाई वी एवरेज, बराबर है क्या? 2R क्यों? डायमीटर का मतलब 2R। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। वो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में सीख के आए, 6400 किलोमीटर मतलब 64 इंटू 10⁵ मीटर। तो पुट कर दो। तो अभी पहले तो पहला काम तो है वी एवरेज निकालना, अंडर द रूट ऑफ 8 इंटू 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाई पाई मतलब 3.14, और ऑक्सीजन है मतलब 32 ग्राम मतलब किलोग्राम में करो 10⁻³ लगा के, ठीक है? उसको भूलना मत, यही गलती होती है मोस्टली स्टूडेंट के साथ में, 10⁻³ को भूल जाते हैं और फिर आंसर मैच नहीं करता है। अब क्या करना है? कैलकुलेशन करोगे, 8 चौक 32, 4 आ गया। यदि मैं मानू तो हो एक पॉइंट के बाद में जीरो लगा के पॉइंट से पॉइंट काट लो, 830 314 इधर में हो जाएंगे। 300 से लगभग यदि मैं काट लेता हूं इसको, एक बार काट लो तो इसको 8 मान के 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 200, लगभग 200 में मान रहा हूं। तो वी एवरेज जो आपको मिल रहा है लगभग 14.1 वगैरह मिल जाएगा, लगभग मैं बोल रहा हूं। आई एम कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेटली, तो 14 पॉइंट समथिंग के आसपास मिलेगा, पर अभी भी कुछ गड़बड़ी है। ये जीरोस तो एडजस्ट ही नहीं हुई मैंने, तो इसको यदि मैं ऊपर जाके एडजस्ट करता हूं 3 जीरो और इसको निकाल के लेके आता हूं, भाई इसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो एक 10 के साथ में एडजस्ट करनी पड़ेगी और एक इसको नॉर्मल एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 जीरो को। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर में 20, 1 2 3 4 0 1 2 20, तो ये आएगा बेटा, ये आंसर नहीं आएगा। लगभग देखो, 4 चौका 16, 4 और 5 5 25, दोनों के बीच में तो 4.5 मान लू, तो इसका रूट तो 4.5 और इसका 2 जीरो आ गई, मतलब 450 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट है डेटा, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को यहीं पे ठनक गया जब 14.1 मीटर पर सेकेंड आया तो बहुत ही कम डेटा आया, मतलब कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो टी एवरेज कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 64 इंटू 10⁻, कितनी जीरो बेटा? 2 और 3 5 जीरो, मीटर में डेटा आ गया और इसको 450 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एवरेज टाइम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू डायामीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर द मीन स्पीड ऑफ द molecules of hydrogen gas
इक्वल्स द एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, अब यहां पर सवाल यह है कि अर्थ की एस्केप स्पीड, अर्थ से किसी भी उसको निकालने के लिए एस्केप स्पीड कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ग्रेविटेशन चैप्टर का डेटा याद होना चाहिए। अब यहां पर हाइड्रोजन गैस की पूछा क्या गया है? द मीन स्पीड। इस बात को ध्यान रखना, क्या बोला गया है? मीन स्पीड। तो कॉन्सेप्ट यहीं से लगेगा। पहले तो मीन स्पीड का फॉर्मूला पता हो भाई। तो मीन स्पीड का फॉर्मूला है अंडर द रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम नॉट, अभी किया था थोड़ी देर पहले। और ये किसके बराबर होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब दिस डेटा। ठीक है, तो स्क्वायर कर लो इसका, तो ये आएगा 8 इंटू आर मतलब 8.3 इंटू टेम्परेचर आपको निकालना है, पाई इंटू एम नॉट। कौन सी गैस है भैया? ये हाइड्रोजन गैस है, मतलब 2 इंटू 10⁻³ बराबर, तो यहां पर आएगा 11 11 121 बराबर है, तो लगभग 122 23 वगैरह कुछ तो भी मान लो, 24 मान लो, इंटू 10⁻, और ये कितना हो जाएगा? 6। भाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, नहीं तो पता लगा 3 का 9 कर दिया। यहां पे एक और बड़ी गलती आप कर बैठोगे, बता रहा हूं, यही गलतियां होती हैं एग्जाम में भी आपसे। तो 10⁻³ इधर जाएगा तो ये 10⁻³ बचेगा। पाई को काटना है, 2 से काटोगे ये 4 बार कटेगा। पाई मतलब 3.14, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 2 1 4 8 32 और 1 33, 33.2 डिवाइडेड बाई 3.14। क्या मैं इसे 11 मान सकता हूं? यस और नो? यदि मैं इसको 11 मान लेता हूं तो 11 से इसको फिर से काट दो, तो लगभग ये 12 टाइम मान लो, तो टी बराबर आ गया 12,000 केल्विन। आई एम गेटिंग दिस डेटा, 12,000 Kelvin. And again, I must tell you this is approximate data. सर एग्जाम में हमें भी ऐसी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है? यस बेटा, आपको भी ऐसी करनी है, क्योंकि जहां पर आपके डेटा दूर दूर हैं उनके आराम से आप ऐसे कर सकते हो। आपको क्या लगता है एग्जामिनर ऐसे थोड़ी देगा कि 11,800 केल्विन, 12,000 केल्विन, 12,200 केल्विन, इतना छोटा डिफरेंस नहीं देगा। वो देगा 10,000 केल्विन, 12,000 केल्विन, 14,000 केल्विन, 16,000 केल्विन, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का डेटा एग्जैक्टली रूट से लेकर के सब कुछ सॉल्व करके निकालो। हो गया ही नहीं फिर सवाल। 45 क्वेश्चन भी तो एग्जामिनर चाहता है ना कि आप करें। यदि एग्जामिनर चाहता है कि आप क्वेश्चन ना करें तो फिर एग्जामिनर पूरे पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन भरेगा, और वही स्टूडेंट आगे बढ़ पाएंगे जिनकी कैलकुलेटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस किए हुए हैं सवालों की, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं। और कितनी भी प्रैक्टिस करी हुई हो, जब पहली बार सामने आता है कोई भी डेटा तो वो आपको एक बार करना ही होता है। हालांकि मैं जो सवाल करवा रहा हूं वो सब स्टैंडर्ड टाइप के सवाल ही, स्टैंडर्ड सवाल हैं, डेटा रटा रटाया होना चाहिए। अब आपको बैठ के काम करना है इनका, इसका डेटा पूरा निकालना। 11,864 आएगा, 11,864 केल्विन आएगा। क्लियर है? ओके, सवाल कहां गया? At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule will be sufficient for escaping from the earth? अब देखो पिछले सवाल में क्या थी? मीन स्पीड थी, इस बार क्या है? आरएमएस स्पीड है। तो इसका मतलब इस बार आपको आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपने लगा दिया अंडर द रूट ऑफ 3RT अपॉन एम नॉट, और बराबर वही एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लगा दो, यहां पर कितना आएगा? 3 इंटू आर मतलब 8.3 इंटू टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर ऑक्सीजन गैस है, मतलब 32 ग्राम की जगह किलोग्राम में करो, इसका स्क्वायर कर लो, वही 124। वही डेटा है लगभग लगभग, बोलो क्या लगभग वही डेटा है? इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3, और यहां पर कटने लायक सिचुएशन दिख तो नहीं रही है। इसको यदि मैं 85 से यदि मान लेता हूं, या इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 3 3 3 9, 8 16 80 24, 24.9 डिवाइडेड बाई 32, और 24.9 मतलब लगभग 25 मान लो, 25 25 125, 32 इधर में चला जाएगा 5 बार, तो 32 इंटू 5 करोगे 0, 3 बजे 15 और 1 16, 160 इंटू 10⁻3, मतलब यू आर गेटिंग 16। अरे यार कुछ ज्यादा मिल गया क्या? नहीं सही है, 16 1 2 3 4 केल्विन। ठीक है, दैट्स माई डेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओए यहां पर थोड़ी सी बेटा क्या हो गई? परेशानी हो गई। क्यों परेशानी हो गई? हमने जल्दबाजी में उसके डेटा पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कुछ डेटा और दिया हुआ है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मास दे रखा है 2.76 इंटू 10⁻26, ये उन्होंने मास दे रखा है यहां पर, है ना?
ओके 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 ओके, तो फिर बेटा आपको सवाल को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ये तो वो सवाल है जो नॉर्मल सिचुएशन में आपको सवाल पूछेगा, तो नॉर्मल सिचुएशन के सवाल के हिसाब से यहां पर ये सब डेटा सही है, ठीक है। ये m का यूज कैसे करेंगे? ओके, स्मॉल m, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं है हमारे पास, तो या एवोगैड्रो नंबर से मास को मल्टीप्लाई में करके मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नहीं तो उससे कुछ काम नहीं बनेगा। उन्होंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, जबकि हम लोगों ने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R से डेटा को सॉल्व किया है। तो यहां पर सवाल में क्या हो सकता है? m उन्होंने यूज किया है। ओके 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 ओके, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है डेटा में, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि इन्होंने इस डेटा को नहीं दिया होता तो आपका ये सवाल सही है, ठीक है। इफ द डेटा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पर्टिकुलरली, लेकिन अब इन्होंने डेटा दिया है, तो अब आपको कैसे करना पड़ेगा? अब सवाल को सोचिए। देखो ये डेटा यदि नहीं देता हूं तो मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में सब कुछ सही चल रहा है, आरएमएस स्पीड के हिसाब से चल रहा हूं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब इन्होंने मास दिया है ना, तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और वो क्या है उसको समझिए कि जो एस्केप स्पीड होती है, बराबर है, और उस एस्केप स्पीड पे हमारे पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी आपकी बेटा 3/2 KB इंटू टी, बराबर एक मॉलिक्यूल की, क्योंकि उसने मास दिया है, वो इसीलिए दिया है। और ये जो एनर्जी है वो आपकी हाफ m और एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर हो जाए। भाई बात समझ में आ रही है? ये जो एनर्जी है उसकी, देखो ये मैकेनिक्स से आई है, हाफ mv स्क्वायर, और ये 3/2 KB इंटू टी जो आ रही है वो कहां से आ रही है? काइनेटिक थियरी से आ रही है। तो आपके पास में इस वाले टेम्परेचर पर या फिर इससे ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा कि वो निकल जाएंगे। तो अब यहां पर आपको इसके बेसिस पर यदि डेटा पुट करते हो तो 3/2 KB, KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैं उम्मीद करता हूं वही दिया होगा जो हम लोग लेते हैं, इनटू टेम्परेचर T बराबर हाफ, और मास उन्होंने दिया है इस बार 2.76 इंटू 10⁻⁻27, तो 2.76 इंटू 10⁻⁻26 इंटू एस्केप वेलोसिटी बेटा 11,200, और इसका भी क्या है? स्क्वायर। यू विल हैव टू सॉल्व दिस डेटा नाउ। तो अब यहां पे आपके पास में एक ही सवाल में मेरे से दो सवाल हो गए। तो देखो सवाल का देखो पैटर्न देखो कितनी जल्दी बदल गया। पिछली बार इससे पहले वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस ऑल्सो। इस पर्टिकुलर सवाल में उन्होंने क्या किया, ये जो मास है ना, ये देके उन्होंने सिचुएशन को चेंज कर दिया। जबकि इससे पहला वाला जो सवाल था, देखो इसमें कुछ दिया था क्या? कुछ नहीं था, खाली सवाल था, एट व्हाट टेम्परेचर द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू द एस्केप स्पीड। तो ये मीन स्पीड रख दी, ये मैंने एस्केप स्पीड रख दी, दोनों को इक्वेट कर दिया, काम खत्म, टेम्परेचर मिल गया। तो मेरे को 12,000 केल्विन मिल गया। इस वाले सवाल में यहां पर क्या हो रहा है, किधर गया? इस वाले सवाल में यदि एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ, और इसके आगे का ये डेटा हटा दो, तो हमने सब कुछ सही किया हुआ है। तो सर इसका मतलब सवाल के डेटा के ऊपर में भी आंसर डिपेंड करेगा कि यस बेटा वो किस फॉर्मेट में किस प्रकार से चाहता है। तो अब यहां पर मैं करता हूं, तो मेरे पास में अब डेटा इस हिसाब से चलेगा, और ये आपको लिखना पड़ेगा। यदि ये नहीं दिया होता, मास नहीं दिया होता, तो फिर तो हमारे पास में वो कॉन्सेप्ट था ऑक्सीजन के बारे में जो हमें डेटा याद है, जो मालूम है, उसके बेसिस पर सॉल्व करता। लेकिन सिंस उन्होंने मास दिया है मॉलिक्यूल का, तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फॉर एस्केपिंग, दोनों को इक्वेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर यदि आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट आंसर निकल रहे हैं वो आपको बेटा खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। कि मैं करूं कुछ थोड़ा हद तक, 2 से 2 काटोगे, -23 से काटोगे, -26 हो जाएगा, 10⁻³ आएगा। फिर यहां से देखोगे तो ये आएगा 112 इंटू 112, 10⁻⁴ से काटोगे तो एक 10 और बच जाएगा, इंटू 2.76 बचेगा। इधर में कितना बचेगा? t इंटू
1.38 इंटू 3 बचेगा। ठीक है, अब इस डेटा को आपको सॉल्व करना है, तो ये काफी बड़ा लंबा चौड़ा सा आंसर आएगा, 112 का स्क्वायर। अब 112 का स्क्वायर तो आपको वैसे भी याद नहीं होगा, होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं, इतने बड़े स्क्वायर थोड़ी हम लोग याद रखते हैं, है या नहीं। हाँ, आप इसे लिख सकते हो 100 प्लस 12 का होल स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 2020 प्लस का 144 प्लस का 2 इंटू 100 इंटू 12, इन तीनों डेटा को ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर। मतलब कितना आएगा, 10, एक के पीछे कितने, 1 2 0, 125 44। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ये मैंने इसका 1112 का स्क्वायर किया है। बचे हुए डेटा को देखो, 27.6 मान लो इसको, लगभग इस जीरो का हटाओगे 27.6 आ जाएगा, तो 3 से काटोगे तो 9.2 हो जाएगा। 1.3 7 टाइम्स ये कट जाएगा, और 7 का इससे मल्टीप्लाई भी आपको करना है, तो मतलब 12544 इंटू 7, अगेन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, ओ 88808 मेरे पास में आंसर आ रहा है, और ये आंसर है बेटा कैल्विन में। ठीक है, अगेन रफ कैलकुलेशन में पहले ही बार बार बोलते चलता हूं, ये आपकी अप्रोक्स कैलकुलेशन है और ये आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, यदि आपको एग्जैक्ट आंसर की मैं बात करूं तो एग्जैक्ट आंसर दिया गया है 8.34 इंटू 10⁴ कैल्विन, ये है आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जनरली मैं रखता हूं साथ में ताकि पता चलता रहे, यदि आंसर मैच नहीं किया तो कहां पे कुछ गड़बड़ी करी है हम लोगों ने, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Two perfect gases at absolute temperature T1 and T2 are mixed. There is no loss of energy. Find the temperature of mixture if masses of molecules are M1 and M2 and the number of molecules in the gases are N1 and N2 respectively. ये आपको बताता है। ठीक है, क्या होगा बताओ, सोचो और जरा जोर डालो दिमाग पे। क्या बोला गया है, दो परफेक्ट गैसेस हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हैं T1 एंड T2, और इन दोनों को क्या किया है, मिक्स किया है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि पहली सिचुएशन में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है और जो बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है। तो पहली सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, तो भैया हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, 3/2 KB इंटू T1, एक मॉलिक्यूल की, और इसमें मान लेते हैं N1 मॉलिक्यूल्स है, तो ये पहले की हो गई, और प्लस का 3/2 KB इंटू T2 इंटू N2, भाई ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। फाइनल में क्या हो रहा है कि फाइनल में आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज नहीं होंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, तो भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो ये आएगी कितनी, 3/2 KB इंटू टी, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, N1 प्लस का N2, दोनों को क्या कर देता हूं मैं, इक्वेट कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा कितना, 3/T KB इंटू टी, N1 प्लस का N2 बराबर 3/2 KB N1 T1 प्लस का 3/2 KB N2 T2। कैंसलेशन करो तो देखो 3/2 KB, 3/2 KB और 3/2 KB यहां पर कट जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग T बराबर N1 T1 प्लस का N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस का N2। ये तो डेरिवेशन जैसा कोई तो भी सवाल बन गया है, कि एक सिंपल सा डेरिवेशन जैसा हम लोगों ने यहां पर एक सवाल यहां पर कर लिया है। क्या ये बात समझ में आ गई, आर यू श्योर इनफ, क्लियर। तो यहां पर हमारे कुछ और सवाल करते हैं, देखते हैं। देखो ये तो डेरिवेशन जैसा हो गया, तो इसका तो रिजल्ट आप याद रख सकते हो। The velocities of 5 molecules are 2, 3, 4, 5 and 6. Find the mean velocity, mean square velocity और RMS स्पीड। तो मैं सबसे पहले निकालते हैं मीन वेलोसिटी, मतलब V एवरेज, तो ये कितना आएगा बेटा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5। सो यू विल बी गेटिंग 6 और 4 10 5 15 16 17 18 19 20, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज हो गई। फिर क्या चाहिए उसको, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब C स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर का इसका स्क्वायर, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, बराबर है।
देखो अब ये आपको आना चाहिए बेटा, अब इसको मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, तो कितना आएगा बेटा 36, 25, 16, 9 और 4 ऐड करो, 9 और 4 13, 13, 13, 13 और 6 19, 5 24, 6 30, जीरो हासिल, 3 2 5 6 3 9, 90 डिवाइडेड बाई 5, मतलब यू विल बी गेटिंग कितना 18। सो CRMS का स्क्वायर, ये वाला आंसर कितना आ रहा है आपके पास में, आंसर आ रहा है बेटा 18 मीटर पर सेकेंड। और अगली बार लास्ट में क्या पूछा है, RMS मतलब CRMS, तो CRMS कितना आएगा, सी स्क्वायर RMS का रूट मतलब अंडर द रूट ऑफ 18, सो यू विल बी गेटिंग 4.2, मान लीजिए लगभग लगभग 4.2 मीटर पर सेकेंड यू विल बी गेटिंग एज एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बोलो इस सवाल में पर्टिकुलरली यदि देखा जाए तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आप नहीं कर सकते थे, कोई ऐसी चीज थी क्या? बस आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाइंग 16 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पर बहुत सा डेटा आपको आसान करने के लिए सवाल में दिया गया, अदरवाइज देना नहीं चाहिए था। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको ऐसा देता है पीवी बराबर NRT, ये लगेगा, तो आपको चाहिए प्रेशर, तो प्रेशर आएगा NRT डिवाइडेड बाई V, तो P बराबर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो भैया देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। भाई मोल निकालना तो आता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ होगा, 2 इंटू R क्या होता है 8.3, टेम्परेचर उन्होंने दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन, 273 प्लस 10 283 केल्विन, और वॉल्यूम कितना दिया गया है 16 लीटर, तो बेटा 16 लीटर को क्या लिखूंगा, 16 इंटू 10 टू पावर, कुछ लिखना है क्या? पहले तो ये बताओ इसको कुछ लिखना है क्या या नहीं लिखना है, इतना मुझे बता दो बस। 16 लीटर क्या करें, ये तो लीटर में है जबकि ये मीटर क्यूब में होना चाहिए था, यस और नो, किलोग्राम के उसमें मत चले जाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप रिकॉल कीजिए और बताइए, ये वॉल्यूम चाहिए और मीटर क्यूब में चाहिए, तो मीटर क्यूब में यदि आप देखोगे तो बेटा आपके पास में 1 किलो लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, और उसका मीनिंग होता है 1000 किलोग्राम से, उसका मीनिंग होता है 1 किलो लीटर से, बराबर है। तो यहां पर कितना आएगा, ये 16 लीटर है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बेटा ये बन जाएगा किसमें, ये बन जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, अब इस डेटा को आपको क्या करना है, अगेन सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने लायक सिचुएशन में डेटा तो है, तो यहां पर प्रेशर जो आएगा देखो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 3 बन जाएगा, और भी देखो 2 से काटो 8 बार, 8 से काटो लगभग 1.03 आएगा, 1.03 इंटू 283 करो, तो 283 2 2 4 2 6, तो 290, तो बेटा ये आ रहा है 290 इंटू 10 टू द पावर 3, सो यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 2.9 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन आई हैव सॉल्व फॉर मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, यस और नो, गेटिंग? टू 2.9 इंटू 10 टू द पावर 5, कुछ ज्यादा बड़ा डेटा आ रहा है क्या? हाँ, ज्यादा बड़ा डेटा इसलिए मुझे मिल रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूं क्या हो रहा है, सुनो। रीजन ये हो रहा है कि आपके केमिस्ट्री में जब होता है तो जनरली आपको वो मोल पर लीटर और उसके हिसाब से दे देता है 0.0822, है ना, उसके फॉर्मेट में दे देता है, और उसमें क्या होता है
लीटर एटीएम, लीटर एटीएम के फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाता है। यहां पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि यहां पे ना देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है 2, अब 2 के आगे उसने कुछ दिया नहीं है, 2 के आगे उसने कुछ भी दिया नहीं है। अब यदि मैं उसको 2 किलोग्राम मानूं पर मोल में तो मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, और यदि मैं उसे ग्राम मान लेता हूं तब मेरे पास में आंसर यही आएगा। मतलब बात को समझिए, मैंने नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हैं 2, कितने निकाले हैं 2, मतलब मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना माना है 2 ग्राम पर मोल ऐसा लिया है, जबकि वो 2 किलोग्राम पर मोल भी हो सकता है। यदि वो सब कुछ डेटा एसआई सिस्टम में दे रहा है इसका मतलब उसने 2 किलोग्राम पर मोल मान के रखा है। और यदि उसने ऐसा लिया है, ध्यान से सुनना, देखो यही फिजिक्स में दिक्कत करते हैं, यही छोटी छोटी सी चीजें। केमिस्ट्री में क्या होता है सीधा सीधा लीटर एटीएम और वो सब चीजें चलती हैं, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां पर क्या होता है ना, आधा डेटा आपको सही नहीं दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर एम अपॉन एम नॉट है, ये तो आपको जानते हैं केमिस्ट्री में भी है, पर यहां पर ये तो 4 ग्राम दिया है लेकिन ये मॉलिक्यूलर वेट 2 लिख दिया है तो मैंने 2 मान लिया। जबकि यदि मैं इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब मानता हूं लेकिन ये डेटा ग्राम में दिया है तो 4 इंटू 10⁻³ होना चाहिए, मतलब यहां पर एक 10⁻³ की कमतरता है और ये कहां से इससे कट जाएगी, मतलब यहां पर आंसर आपका जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 290 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि वही 3 जीरो जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है वही खत्म हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ओके, दैट्स इट। फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। आरएमएस वेलोसिटी चाहिए तो सी आर एम एस अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो बेटा 900, 400, 1300 और ये 100, 1400 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 10 अंडर द रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाई 3, या हम लोग इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट? आरएमएस वेलोसिटी का सिंपल सा सवाल था। देखो इस प्रकार से हम लोगों ने यदि देखा जाए तो लगभग मैं 14-15 क्वेश्चंस आपको यहां पर करवा चुका हूं, जो मोस्ट पॉसिबल जो ये थी सिचुएशंस थी उनसे रिलेटेड मैं सवाल यहां पर आपको डिस्कस करा चुका हूं। वैरायटी के मामले में यदि देखा जाए तो इससे ज्यादा वैरायटी यहां पर नहीं है। कुछ एक सवाल हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा अजीब से लग सकते हैं, लेकिन उनमें क्या थोड़ा सा फोकस कीजिए और आपके सवाल आपके प्रॉपर होने लग जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं, इससे पहला वाला जो सवाल था ना वो आपको बुकलेट में भी देखने को मिलेगा और मुझे लगता है वहां पर भी मॉलिक्यूलर वेट 2 ही लिखा मिलेगा और 4 ग्राम लिखा मिलेगा और वहां पे आपको आंसर लिख के मिला होगा, है ना। तो अब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब कुछ डेटा एसआई सिस्टम में लिखा है और नहीं लिखा है तो उसको एसआई में मान के चलेंगे, और एसआई में मानेंगे तो ग्राम कभी नहीं हो सकता, वो किलोग्राम ही होना चाहिए। अब केमिस्ट्री में क्या होता है सारा डेटा ग्राम में दिया रहता है, लेकिन फिजिक्स में क्या है हमको एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ सॉल्व करना है। अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट मेंशन, तो वो डेटा हमारा एसआई ही होगा, उसी बेसिस पर आपको कैलकुलेशंस करनी होती है। तो इसलिए हमारे पास कई जगह आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहां पर पावर्स में हेरफेर आपको देखने को मिल सकती है, तो उससे घबराना नहीं है। मिस प्रिंट मान के आगे आप उसे प्रॉपर करेक्ट कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए, या फिर आप देखिए कि कहीं आप कोई कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं लगा रहे हैं। मतलब जैसे अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ था, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे दी थी और मॉलिक्यूलर वेट के आगे सिर्फ 2 लिख के छोड़ दिया, तो 2 लिख के छोड़ दिया, मतलब मेरे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये एसआई सिस्टम में ही डेटा हमें गिवन जब होता है तो एसआई सिस्टम में तो 2 किलोग्राम पर मोल के हिसाब से होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? और जो हाइड्रोजन का जो मास दिया था वो 4 ग्राम दिया था, तो मुझे कंपलसरी उस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ही था। अब केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है, ग्राम ग्राम मान के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और सीधा कैंसिल आउट करके 2 से आंसर निकालते थे, तो वहां पे आंसर ये आता था निकल के। यही सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन केमिस्ट्री ऑल्सो। स्टेट्स ऑफ मैटर या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 2 में से कोई ना कोई चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी स्टेट्स ऑफ मैटर में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर भी यही सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन वहां पे करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्वेश्चन का फॉर्म करने का तरीका एक अलग होता है, और यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है। बाकी मोस्टली चीजें जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो बेटा ये यहां पर हमारा एक और चैप्टर काइनेटिक थियोरी, जिसे बहुत सी बुक्स में आप पाओगे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के नाम से मिलता है। एनसीईआरटी में काइनेटिक थियोरी दे रखा था तो हम लोगों ने उसी के नाम से पढ़ा है, लेकिन कंटेंट तो सेम ही रहने वाला है। तो इसी के साथ में हमारा ये एक और चैप्टर समाप्त होता है और इसके बाद में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। देखो हर टीचर का पढ़ाने का एक अलग स्टाइल है, बहुत से टीचर क्या करते हैं पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं फिर काइनेटिक थियोरी पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट
अब ये मेरा है तरीका, मैं हमेशा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद काइनेटिक थियरी पढ़ाता हूं, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूं। तो दैट्स द फ्लो। तो इसी फ्लो में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और आने वाला जो अगले लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो रहेगा थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।